वेलकम बैक टू विशाल कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 12th में भी, और अगर आप बीकॉम में बात करें तो बीकॉम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी बहुत वेटेज रखता है ये चैप्टर। तो ये चैप्टर इतना खास क्यों है सर? हमारी सोसाइटी जो है जहाँ पर हम रहते हैं, हम लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर सिर्फ पैसा कमाना ही ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना पैसे की भी की जाती हैं, और कई लोगों को इसमें मज़ा आता है, उन्हें इसमें किक मिलती है। क्या मिलती है? किक मिलती है। जैसे कि लोग चैरिटी करते हैं, लोग सोशल वर्क करते हैं, लोग गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे आते हैं, लोग गरीब बच्चों के मेडिकल से रिलेटेड और उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए, उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उनके जीवन को, वो लोग आगे आते हैं। तो सर वहाँ पर क्या मोटिव जो होता है, क्या वो पैसा कमाना होता है? सर नहीं, पैसा कमाना तो उनका मेन मोटिव नहीं होता। लेकिन अगर वो लोग इसको बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं या उसमें वो ट्रू एंड फेयर व्यू रखना चाहते हैं, तो उन्हें एक ग्रुप के रूप में काम करना होगा, मिलकर के काम करना होगा। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसी एंटिटीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को हम कहते हैं सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होती है सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे कि मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं वो बात करने वाला हूं सोशल वेलफेयर, सोसाइटीज, ट्रस्ट, चैरिटीज या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि क्या होता है, सेवा प्रदान करना होता है, सर्विस उनका मेन मोटिव होता है, लोगों का वेलफेयर उनका मेन मोटिव होता है। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम कहते हैं सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर एनपीओ का हमें मतलब समझ में आ गया सर। क्या है एनपीओ का मतलब? क्या है एनपीओ का मतलब? है सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि सेवाएं प्रदान करना है। उनका मेन मोटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना टू देयर मेंबर्स और सोसाइटी। तो वहां पर क्या इनकम एक्सपेंस की बात नहीं होगी? क्या कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा? सर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो भी होगा, इनकम एक्सपेंस भी होंगी, असेट लायबिलिटीज भी होंगी। तो सर क्या वहां अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी? यस सर, अकाउंटिंग की जरूरत तो पड़ेगी। तो उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो आज हम सीखने वाले हैं, राइट? चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक राइट नाउ। चलिए सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैं मतलब आपको बता चुका हूं कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं विच आर फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड टू द पब्लिक। इनका मेन मोटिव सर प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि इनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, सर्विस रेंडर करना। किसको? अपने मेंबर्स को या फिर सोसाइटी को, पब्लिक को। इनमें जैसे हम इंक्लूड करते हैं सर क्लब्स, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, लिटरली सोसाइटीज। अब समझ में आया? तो आपके आसपास भी ऐसे ही वेलफेयर एसोसिएशंस होंगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो क्या वो बिजनेस है? क्या हम उसे बिजनेस की कैटेगरी में लाएंगे? नहीं सर, वो तो एक चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं, तो इसे हम बिजनेस तो नहीं बोलेंगे। तो सर वो क्या है? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि उनका मेन मोटिव क्या है? टू रेंडर सर्विसेज टू द पब्लिक, राइट? चलिए जी, यहां तक समझ में आ गया होगा कि इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन इसमें इनकम एक्सपेंस तो होंगे, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो तो होगा, असेट एंड लायबिलिटीज भी होंगी। तो यहाँ पर अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। अकाउंटिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो सारी चीजें समझते हैं, राइट? चलिए जी, चलिए सर, इससे पहले कि हम अकाउंटिंग समझे, हमें समझना होगा
कि जो एनपीओज होती हैं या एनजीओज होती हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके फीचर्स क्या हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें ऐसे क्या गुण मिलेंगे या क्या हम बातें करेंगे जो इन्हें औरों से अलग करेगी, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स यही तो होती है ना। चलिए सर, तो फीचर्स क्या है। पहला आता है सर, मेन एम इज सर्विस। सर इनका मेन जो एम होता है वो क्या होता है, जो इनका मेन एम होता है सर वो होता है सर्विस प्रोवाइड करना। जो इनका मेन एम होता है वो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। नॉर्मली जो बिजनेस की कैटेगरी में आती है, जिन्हें हम बिजनेस बोलते हैं, तो बिजनेस किसे बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है सर उन ऑर्गेनाइजेशंस को या उन एंटिटीज को जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसे हम बिजनेस कहते हैं। लेकिन यहां पर तो हम क्या पढ़ रहे हैं सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो इनका मेन एम क्या होगा सर, सर्विस प्रोवाइड करना। किसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे सर, या तो ये पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करेंगे या फिर अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, राइट। चलिए सर, सेकंड सर इसका जो फीचर्स है वो है फॉर्म। किस फॉर्म में ये बनाई जाती है, देखिए ये बनाई जाती है ट्रस्ट और सोसाइटीज की फॉर्म में। चैरिटेबल्स या चैरिटी वर्क करने के लिए ट्रस्ट और सोसाइटीज के फॉर्म में इनको बनाया जाता है। और जो लोग इनमें काम करते हैं, जो इसमें चंदा देते हैं, उनको मेंबर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेंबर्स, राइट। चलिए जी, सेपरेट एंटिटी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक इसके फीचर्स है, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी कहने का मतलब क्या है, देखिए मेंबर्स अलग हैं और एनपीओ अलग है, वो ऑर्गेनाइजेशन अलग है और मेंबर्स अलग है। मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन एनपीओ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट जो है वो क्या कहता है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट कहता है सर कि मेंबर्स अलग है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। सेम टू सेम यहां पर भी हम बात करेंगे सेपरेट एंटिटी की। मेंबर्स अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है। ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, मेंबर्स आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, मेंबर्स के आने जाने से इस पर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। अगला इसमें पॉइंट आता है सर कि इसको चलाएगा कौन, तो सर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इसको चलाते हैं। सेक्रेटरी, ट्रेजरर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, जो भी है, कैशियर। तो जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, अब ये इलेक्टेड मेंबर्स कौन है, जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, ट्रस्ट के, उन्हीं में से चुना जाता है, लोगों को इलेक्ट किया जाता है कि भाई ये इस संस्था को चलाएंगे, ये इस संस्था को मैनेज करेंगे। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो है इसको चलाएंगे, राइट। चलिए जी, मेजर सोर्स ऑफ इनकम, यानी इनकी इनकम का मेजर सोर्स क्या है, कहां से इनकम इनके पास आएगी। देखिए इनके पास ज्यादा सोर्सेज नहीं होते हैं, क्योंकि इनका ऐसा सेल परचेज का काम तो कुछ होता नहीं है, ना ये बिजनेस करते हैं कोई। ये तो क्या करते हैं, ये तो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, ये तो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रहे हैं, उनके भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो इनके जो मेन सोर्सेज होंगे, मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी, वो क्या होंगी सर, मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स जो चंदा देंगे। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, जो मेंबर्स चंदा देंगे, सब्सक्रिप्शन देंगे हर साल, हर महीने, हर तिमाही, जैसा भी ट्रस्ट या सोसाइटी की पॉलिसी है, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी मेंबर्स जो सब्सक्रिप्शन पे करेंगे एनजीओ या एनपीओ को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये इसकी इनकम का सोर्स बनेगा, राइट। उसके बाद सर डोनेशन, लोग डोनेशन देंगे, दान भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक इसका रेवेन्यू जो है जनरेट होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड, आपने सुना होगा 12A, 80G, है ना, सुनिए ना। जब सोसाइटी या ट्रस्ट वगैरह चलती हैं, तो जो सोसाइटीज़ या ट्रस्ट के रूप में जब काम किया जाता है तो उन्हें गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलती है इन फॉर्म ऑफ 12A, 80G सेक्शंस हैं ये ना, उन्हें डिडक्शंस मिलती हैं, उन्हें डोनेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है। तो ये भी एक इन्हें हेल्प मिलेगी, तो इनका जो है मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है। सर उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड है तो फंड को वो इन्वेस्ट कर देती है, वहां से इंटरेस्ट या डिविडेंड वट एवर इट इज जो भी उनको मिलता है वो भी उनकी इनकम का पार्ट बनता है, राइट।
तो मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम समझ में आ गए, डोनेशन हो गया, गवर्नमेंट से ग्रांट के रूप में इसको पैसा मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखा है उस पर जो हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा उससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिल सकता है, प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, और मेंबर्स जो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, राइट। चलिए जी, अब यहाँ पर भी हम इनकम और एक्सपेंस का कंपैरिजन करेंगे, जैसे नॉर्मली हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। जैसे हम जो नॉर्मल बिजनेस है हमारा, उसकी अकाउंटिंग करते वक्त भी तो हम यही करते हैं ना कि इनकम को एक्सपेंसेस से मैच किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो या तो प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है। सर जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है उसको बांट लिया जाता है पार्टनर्स या मेंबर्स के बीच में, डायरेक्टर्स के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में बांट लिया जाता है ना। तो लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सरप्लस होगा वो इनके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अरे सर अगर मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये तो नॉर्मल बिजनेस बन गया ना, तो बिजनेस तो करना ही नहीं है ना, यहाँ बिजनेस का थिंकिंग तो रखनी ही नहीं है ना, यहाँ तो हम सोसाइटी के लिए वेलफेयर कर रहे हैं, तो प्रॉफिट को नहीं बांटना। प्रॉफिट कहने का मतलब यहाँ पर हम सरप्लस बोलेंगे प्रॉफिट को, राइट, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, यहाँ प्रॉफिट को सरप्लस बोला जाता है, ठीक है। तो सरप्लस जो है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। क्या करेंगे, तो इसको नेक्स्ट हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, मतलब आगे के लिए पैसा बचा लिया जाता है कि आगे इससे काम करा जाएगा, ठीक है जी। चलिए सर अकाउंट, सर अकाउंटिंग कैसे, सर अकाउंटिंग करेंगे या नहीं करेंगे ये भी तो बताओ। सर अकाउंट्स करेंगे या नहीं करेंगे, तो अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग कैसे होगी सर, अकाउंटिंग भी इसका एक फीचर्स बनेगा, करेक्टरिस्टिक्स है। देखिए प्रॉपर कंट्रोल हो कि उसके जो फंड्स आ रहे हैं वो सही से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं कहीं धोखाधड़ी वाला काम चल रहा हो, तो ये पता कैसे चलेगा सर पता कैसे चलेगा सर, जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई जो फंड हमारे पास आ रहे हैं, जो हमें डोनेशंस मिल रहे हैं या गवर्नमेंट से जो हमें ग्रांट मिल रही है, तो क्या हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्या हमने जो अपने वर्क दिखा रखा, जो फंक्शंस दिखा रखे हैं, क्या हम उनमें एक्टिव हैं या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको कहां से पता चलेगी, प्रॉपर अकाउंटिंग से। तो प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी सर। अकाउंटिंग जो हमें करनी है सर वो किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि यहाँ पर क्या क्या हमें अकाउंटिंग बनानी पड़ती है। चलिए जी अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या सर हमारे पास ये बताइए कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। चलिए सर, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद इस साइड हम पढ़ेंगे क्या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता और जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंसेस क्या है, डिस्टिंक्शंस क्या है, ठीक है। चलिए जी पहला पॉइंट, सर पहले तो यही डिफरेंस है, नाम का ही डिफरेंस पता चल रहा है, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना ही है। बात समझे कि नहीं समझे, सर समझ गए। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव क्या है सर, प्राइमरी मोटिव है टू प्रोवाइड सर्विसेज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। बट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का जो मेन मोटिव होता है क्या होता है, वो उनका होता है सर टू अर्न प्रॉफिट, ये इनका मेन मोटिव होता है, ठीक है जी। चलिए सर नेक्स्ट, सर अगर हम प्रॉफिट ना कमाने वाली संस्थाओं की बात करें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ये कैपिटल अकाउंट नहीं बनाती सर, ये कैपिटल अकाउंट नहीं बनाती, ये बनाती है सर कैपिटल फंड। क्या बनाती है, कैपिटल फंड, राइट। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, शेयर होल्डर्स के बारे में बताना पड़ता है, ऑनर्स के बारे में बताना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या डिफरेंस होता है सर एक डिफरेंस ये आता है कि हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस किस रूप में बनानी पड़ेगी, ये भी एक डिफरेंस की बात है। चलिए सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बात करें एनपीओ की, तो उसमें आएगा सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, तीन चीजें आएंगी सर एनपीओ में अगर अकाउंटिंग करनी है तो एनपीओ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां पर तीन चीजें की बात करेंगे। पहली चीज है सर क्या, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरी चीज है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरी चीज है सर बैलेंस शीट, ठीक है।
और अगर हम बात करें सर प्रॉफिट और अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, यानी जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट ही कमाना होता है, यानी नॉर्मल बिजनेस, तो उनमें सर हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ सकता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ सकता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, राइट। तो देखिए अकाउंटिंग में भी डिफरेंस आ रहा ना, एक तरफ हम क्या बना रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। एक तरफ हम क्या बना रहे हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, हमें बताया ही नहीं गया कि ये एनपीओ है या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्मल बिजनेस है, हमें नहीं बताया गया, हमें नहीं पता। लेकिन अगर आपको मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दूं और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो आप देखेंगे अकाउंटिंग कि सर कौन कौन से अकाउंट्स बना रखे हैं। तो क्या आप नहीं बता सकते कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? बात समझे कि नहीं समझे? चलिए सर अब जब हम एनपीओ की बात करते हैं तो एनपीओ में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पर एक अकाउंट हमने सुना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे नॉर्मल बिजनेस में अभी तक हमने बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही क्या बनेगा बेटा, वैसे ही बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ के केस में। दोबारा से, जैसे हम नॉर्मल बिजनेस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही हमें एनपीओ के केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो जो काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करता है नॉर्मल बिजनेस में, वही काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेगा एनपीओ के केस में। गॉट इट सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो ना हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलता था। हाँ तो बेटा ठीक है, मना थोड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल आपको नॉलेज है, आपको पता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगता था ना, राइट। तो वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपको सरप्लस और डेफिसिट का पता चलेगा। सर ये क्या क्या बोल रहे हो, सरप्लस डेफिसिट समझ में नहीं आ रहा। सर सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट, सरप्लस का मतलब क्या है, प्रॉफिट। कैसे निकालते थे प्रॉफिट? सर इनकम को एक्सपेंसेस से कंपेयर करते थे, अगर हमारी इनकम ज्यादा होती थी, एक्सपेंस कम होते थे, तो हमारा प्रॉफिट आता था। तो एनपीओ के केस में अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो सर इसको हम बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे सर? सरप्लस। दोबारा से, अगर एनपीओ का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है एक साल की, पर्टिकुलर एक साल की, तो क्या निकलेगा वहां पर निकलेगा सर सरप्लस। क्या निकलेगा? सरप्लस। और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, इनकम कम हो गई, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, इनकम कम हो गई, तो वहां पर निकलेगा बेटा डेफिसिट। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर सर। तो सर बात इस तरह से समझ में आ रही है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वहां पर नेट प्रॉफिट निकलता था, तो यहां पर उसे हम सरप्लस बोलेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो फाइंड आउट होगा। और जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस निकलता था, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हम क्या बोलेंगे उसको? डेफिसिट, राइट। समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया यहां तक। सर सरप्लस जो नेट प्रॉफिट होता था वो ऑनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता था नॉर्मल बिजनेस में। और अगर एनपीओ की बात करें तो यहां पर सरप्लस और डेफिसिट जो है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, कैपिटल फंड में उसका ट्रांजैक्शन किया जाएगा, राइट। दोबारा से बता देता हूं, सरप्लस या डेफिसिट जो भी निकलेगा, जो भी रिजल्ट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है बेटा, वो कैपिटल फंड में एडजस्ट होगा, ठीक है। सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, डेफिसिट होगी तो कैपिटल फंड में से लेस करेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो प्रॉफिट लॉस जो भी निकलता है उसको पार्टनर्स जो है या ऑनर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी थी सर हमने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने तीन चीजें पढ़ी सर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे बनेगा जैसे आप लोग कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कैश बुक बनाते हैं वैसे ही क्या बनेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी एनपीओ के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास जो कैश का इनफ्लो होगा वो लिखा जाएगा और जो कैश का आउटफ्लो होगा
वो लिखा जाएगा। कैश का इनफ्लो होगा तो रिसीट में लिख देंगे पैसा आया, और कैश का आउटफ्लो होगा तो पेमेंट में लिख देंगे क्योंकि पैसा गया। समझे कि नहीं समझे? तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो सिंपली क्या है, एक कैश बुक की तरह है। पैसा आएगा तो लिखेंगे, पैसा जाएगा तो लिखेंगे। नॉन कैश वाली ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएंगी। जिन ट्रांजैक्शन से कैश पे इफेक्ट ही नहीं आ रहा तो उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिंपली हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जिनसे कैश पर इफेक्ट आ रहा है। कैश या बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर मैं बोलूं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। कैश और बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या शो करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट। अब यहां पर हम ईयर की बात नहीं करेंगे, वो चाहे प्रीवियस ईयर से हो, नेक्स्ट ईयर से हो, करंट ईयर से हो। पैसा आया तो लिखो, पैसा गया तो लिखो। सर ईयर की बात ही नहीं करनी, कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर की बात ही नहीं करनी सर। पैसा आया तो लिख दो, गया तो लिख दो, कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर की बात नहीं करनी। प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर की बात नहीं करनी। पैसा आया तो लिखो, गया तो लिख दो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समझ में आ गया होगा। सर दूसरा है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर जैसे आपने अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बताया, थोड़ा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बता दो, थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा। चलिए जी, अब आपकी बात हम कैसे काट सकते हैं, आपके लिए ही तो हम अवेलेबल है। चलिए सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा ऐसे बनेगा जैसे आप P&L बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाते हो ना, वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक खास बात सुनिएगा ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक खास बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही करंट ईयर के बनाया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? एक करंट ईयर के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यानी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड डेटा इसमें नहीं होता, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड डेटा इसमें नहीं होता। वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी करंट ईयर के लिए ही बनाया जाएगा, एक पर्टिकुलर करंट ईयर के लिए। तो प्रीवियस ईयर की अगर कोई चीजें हैं इनकम एक्सपेंस तो उनको नहीं लिखना, नेक्स्ट ईयर की अगर इनकम एक्सपेंस है तो भी नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस आएंगे। और हां, नाम से ही पता लग रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो क्या असेट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट भी करोगे? सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो हमें पता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो इनकम और एक्सपेंस का ही ट्रीटमेंट होगा, असेट लायबिलिटी को तो नहीं होगा ना। चलिए सर, समझ में आ गया। बैलेंस शीट सर मत बताइए आती है, असेट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करना है सर। चलिए, यहां तक अगर आप लोग आ गए हैं बहुत बढ़िया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, आप यहां तक आए हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत सीरियस हैं और आप लोग जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। चलिए आगे की बात करते हैं सर, सुनिएगा बड़ी ध्यान से। अब मैं प्रैक्टिकल पर आ रहा हूं, धीरे धीरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। मैं एक चीज लिखता हूं, सुनिएगा। देखिए बेटा, हमारे पास इनकम और एक्सपेंस जो होते हैं, हमारे पास इनकम और एक्सपेंस जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। दो तरीके के होंगे, एक होगा रेवेन्यू नेचर, एक होगा कैपिटल नेचर। एक होगा रेवेन्यू नेचर, एक होगा कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर क्या है और कैपिटल नेचर क्या है? रेवेन्यू नेचर कहने का मतलब है, रेवेन्यू नेचर कहने का मतलब है कि रेगुलर इंटरवल पे होता है, एक तरह से हमारे मेन बिजनेस का पार्ट बन चुका है, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। तो रेवेन्यू नेचर का अगर है तो बेटा मैं आपसे कहूंगा इसका जो ट्रीटमेंट है वो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बात समझे कि नहीं समझे? और जो कैपिटल नेचर की चीजें होती हैं उसका मतलब होता है कभी कभार होने वाली। कैपिटल नेचर की चीजों का ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट में। कहां पर होगा? बैलेंस शीट में। दोबारा सुनिए, इनकम और एक्सपेंस के बारे में जब आप इनकम एंड एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको क्या चीजें देखनी है? दो चीजें देखनी है कि क्या यह रेवेन्यू नेचर का है या फिर कैपिटल नेचर का है। अगर रेवेन्यू नेचर का है तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे, और अगर कैपिटल नेचर का है तो कहां ले जाएंगे? बैलेंस शीट में। कहां ले जाएंगे? बैलेंस शीट में, राइट। देखिए, अब इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी साइड जाएगी? इनकम साइड।
एक्सपेंस है तो रेवेन्यू नेचर है, और कहां पर जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंस साइड। इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। अब आते हैं कैपिटल नेचर पे। सर अगर कैपिटल नेचर की है तो कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। सर बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक असेट होती है, एक लायबिलिटी होती है। असेट में कौन सी चीज जाएगी, लायबिलिटी में कौन सी चीज जाएगी, ये तो बताया नहीं बता रहा भाई, क्या दिक्कत है, आगे करेंगे, रुको जरा, तसल्ली रखो, आगे करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। चलिए सर अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। चलिए सर क्वेश्चन देखिए, कहता है हाउ विल यू डील विद एंट्रेंस फीस। अब सर ये एंट्रेंस फीस क्या होती है ये बताइए। मेंबर्स जब क्लब में या फिर सोसाइटी में, ट्रस्ट में जब आते हैं तो वो कुछ फीस पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसे बोलते हैं एंट्रेंस फीस। एंट्री फीस होती है ना, वही है एंट्रेंस फीस। ठीक है, हमें बताना है एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट किस तरह से होगा फाइनल अकाउंट्स में। अच्छा एनपीओ की अगर फाइनल अकाउंट की बात करूं तो क्या बनाएंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। सर कैसी बात कर रहे हो, अभी तो बताया था जब फाइनल अकाउंट की बात आएगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें आती हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहां पर क्या बनेगा सर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपके सिलेबस से हट गया है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस आपके आने वाले नहीं है, सिर्फ क्या आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। चलिए सर, तो एंट्रेंस फीस का हमें ट्रीटमेंट करना है। चलिए केस नंबर वन देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, आपके में ईयर 2017-18 हो सकता है, 2021 हो सकता है, कोई सा भी ईयर हो सकता है, ईयर से क्या फर्क पड़ना है यार। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड रुपीज 1,20,000। एंट्रेंस फीस कितनी मिली है सर, 1,20,000। अच्छा एंट्रेंस फीस मिली तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, बताइए सर। अगर एंट्रेंस फीस रिसीव्ड हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है इनकम ही है। अब ये इनकम रेवेन्यू नेचर की है या एक्सपेंस, कैपिटल नेचर की है। इनकम है मान लिया आपकी बात, तो ये रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए एंट्रेंस फीस तो लगातार आती ही रहती है क्योंकि मेंबर्स आते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मेंबर्स आते रहते हैं। कुछ ऑथर्स का मानना है कि ये कैपिटल नेचर की है तो उसको वो बैलेंस शीट में ले जाते हैं, लेकिन कुछ ऑथर्स का मानना है कि ये रेवेन्यू नेचर की है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाते हैं। मेरा भी यही मानना है कि इसको रेवेन्यू नेचर का मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये देखिए मेंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, रेगुलर एक फंक्शन बन जाता है, एक रेगुलर ट्रीटमेंट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए सर, तो अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा एंट्रेंस फीस के बारे में, तो क्या मानेंगे सर, रेवेन्यू नेचर। और अगर रेवेन्यू नेचर मानेंगे तो कहां ले जाएंगे, बताइए फटाफट से। अभी तो बताया था सर अगर रेवेन्यू नेचर की इनकम है तो कहां जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैपिटल नेचर की तो बैलेंस शीट में। चलिए जी, तो इसको रेवेन्यू नेचर मानना है तो कहां ले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए जी फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, ये देखिए ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है। यहाँ पर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने दो साइड बनाई, एक हमने बनाई एक्सपेंस साइड और एक हमने बनाई इनकम साइड। ठीक है, तो इनकम साइड में हमने लिखा क्या, बाई एंट्रेंस फीस, कितने रुपए, 1,20,000। सिंपल, केस नंबर 1 खत्म। इनकम है ना, इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और कहां जाएगा, इनकम साइड। क्लियर हो गया यहां तक। केस नंबर 2 पे आते हैं सर, केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में क्या कहा गया, केस नंबर 2 में कहा गया कि ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड कितने रुपए, 1,20,000। इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू रिसीव्ड। अरे यार अभी तो बताया था, कुछ नहीं कहा तो भी रेवेन्यू मान रहे, अब की बार साफ साफ बता दे रेवेन्यू रिसीव्ड, तो क्या बनाओगे, रेवेन्यू नेचर की चीजें कहां जाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और किस साइड जाएंगी, ये इनकम साइड सर, इनकम है तो सेम टू सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा, बिल्कुल जैसे आपने केस 1 में किया है, तो मैं इसको नहीं समझा रहा हूं। केस नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। ठीक है, एंड इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसीव्ड। सर क्या मानना है एंट्रेंस फीस को, कैपिटल रिसीप्ट, मतलब एंट्रेंस फीस को क्या मानना है, कैपिटल रिसीप्ट। जब कैपिटल रिसीप्ट मानेंगे तो कैपिटल नेचर की हुई, कैपिटल नेचर की हुई तो सर कहां ट्रीटमेंट होगा, सर बैलेंस शीट में होगा, अभी तो बताया था सर, राइट, बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होगा। चलिए सर, तो अब की बार क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, सर कैसी बात कर रहे हैं, अब की बार क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। चलिए सर,
देखिए केस नंबर थ्री क्या बनाई हमने इस बार, देखो क्या बनाई हमने, बैलेंस शीट में दो साइड होती है सर, एक होती है हमारी असेट साइड और एक होती है सर हमारी लायबिलिटी साइड। तो ये हमें ना इनकम मिली है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको संभाल के रखना, ये हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे दायित्व है कि हमें संभाल के रखना पड़ेगा सर पैसा, क्या करें। तो लायबिलिटी साइड ट्रीटमेंट होगा एंट्रेंस फीस के नाम से 1,20,000। बात समझे कि नहीं समझे सर? समझ गए। रेवेन्यू नेचर था तो कहाँ गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल नेचर की है तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। ठीक है, केस नंबर फोर हाजिर हो। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000 अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। सर 30% तो कैपिटल नेचर की माननी है, बाकी के कुछ कहा ही नहीं, तो क्या मानोगे, रेवेन्यू नेचर। क्या मानोगे, रेवेन्यू नेचर। तो 30%, 30% अमाउंट के लिए बैलेंस शीट तैयार होगी, बाकी 70% के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है और वो कितना है इसमें, 70%। और कैपिटल नेचर के लिए क्या बनता है, बैलेंस शीट, वो कितना है, 30%। तो दोनों बनेंगे सर केस नंबर 4 में। देखिए केस नंबर 4 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, ये देखिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाई एंट्रेंस फीस के नाम से कितना अमाउंट आएगा, 1,20,000। नहीं सर, 1,20,000 का 70% यानी कि 84,000 अमाउंट। ठीक है, फिर बैलेंस शीट भी बनेगी। अभी क्वेश्चन पूरा थोड़ी हुआ है, क्योंकि इसमें तो दोनों थे ना। बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में हमने क्या लिखा, देखिए बैलेंस शीट में हमने एंट्रेंस फीस लिखा, और 1,20,000 नहीं आएगा, 30% ही आएगा। 30% कितना होता है सर, 1,20,000 का 36,000। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है सर? क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं।